पनामा में नोरिएगा के साथ जो हुआ, इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ, ईरान में खामेनी के साथ अमेरिका ने जो किया, अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो किया, वियतनाम, लीबिया, हैती, युगोस्लाविया, ऐसे बहुत लिस्ट बहुत लंबी है और उस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है, वेनेजुएला। इन देशों में जहां पर भी अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाई, उससे इन देशों की जो हालत आज है, वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपना हित और अपना फायदा दिखाई देता है। उस फायदे के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है और अमेरिका की नजर वेनेजुएला के 300 बैरल कच्चे तेल का जो खजाना वहां छुपा हुआ है, उस पर उसकी नजर सालों से गड़ी हुई। कई देशों ने टोका कि भाई ये तो आप युद्ध को निमंत्रण दे रहे हैं, ये युद्ध की कार्रवाई। लेकिन इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना अमेरिका ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। निकोलस मादुरो को दुनिया भर में खलनायक बना रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि नमस्कार। मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप एक भरे बाजार में हैं। आप शॉपिंग करने आए हैं, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं और वहां पर एक सांड बिगड़ जाता है, बिदक जाता है। कभी इसको मारता है, कभी उसको मारता है, कभी इधर घुसता है, कभी उधर घुसता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे। ये तो सांड से तो आप बच जाएंगे, लेकिन जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, और दुनिया में अगर मैं कहूं कि ये खुला सांड छूट चुका है जो वो कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे में अब दुनिया क्या करे? जी हाँ, जिक्र वेनेजुला का है, जिक्र यूएस का है, और सांड कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से एक राष्ट्रपति को दूसरे देश में घुसकर कैद कर कर गिरफ्तार करके पत्नी के साथ लाया गया, ये किसी बॉलीवुड फिल्म या आप कॉलेज पॉलिटिक्स में अगर आप होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा। लेकिन ये वर्ल्ड में हो रहा है, ये दुनिया में हो रहा है, और दुनिया में एक सुपर पावर ये कर रही है। ये सुपर पावर कर रही है, कल उनके साथ हुआ, आज इनके साथ हुआ। तो इससे हमें क्या सीखना है और किस तरह वर्ल्ड में बदलाव आ रहे हैं? जैसे हमने देखा कि यूक्रेन के अंदर रशिया घुस गया है। अब लोग कह रहे हैं, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि हमें पाकिस्तान बराबर परेशान कर रहा है, इधर बांग्लादेश भी करने लगा है, तो भारत क्या कभी इस तरह का एक्शन लेगा? ये कई सवाल हैं जो आप लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं। इसको समझने के लिए हम श्रीधर जी को लाए हैं, क्योंकि श्रीधर जी, क्योंकि केंद्र में भारत में भाजपा सरकार है, आरएसएस का बहुत है, तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि इस वक्त जो दुनिया में हलचल चल रही है उसको भारत किस तरह से देख रहा है, और जिस तरह से ट्रंप के खुले बयान आ रहे हैं, मोदी जी के अगेंस्ट बयान आ रहे हैं, उन पर इतना संयम और इतनी खामोशी के साथ भारत क्यों जवाब दे रहा है, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो श्रीधर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। आप बराबर आ रहे हैं, लोग आपको धीरे धीरे ही सही पर पसंद करने लगे हैं, क्योंकि आप तर्क की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं और फैक्ट पर बेस्ड बात करते हैं, बिना किसी एक तरफ झुकाव के। तो ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस वक्त हम आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, जो दुनिया में चल रहा है और जिस तरह से वेनेजुला में हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आपने अगर अभी वर्ल्ड न्यूज में पढ़ा होगा तो इसको दुनिया में किस तरह से समझा जा रहा है, इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, फिर भारत की हम लोग बात करते हैं। हैदर भाई, एक आम जो नागरिक है, एक आम जनता की भांति से इस पूरे घटनाक्रम को जब मैं देखता हूं, तो जो स्वाभाविक जो चीज आती है, कोई विदेश मामलों का कोई बहुत बड़े जानकार हम तो है नहीं, लेकिन जो रोजमर्रा की जो घटनाएं और विश्व में जो चल रहा है, उसको अगर देखें तो पहली चीज तो ध्यान में आती है, वो ये है, देखिए, जैसे पनामा में नोरिएगा के साथ जो हुआ,
इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ और ईरान में खामेनी के साथ अमेरिका ने जो किया, अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो किया, वियतनाम, लीबिया, हैती, युगोस्लाविया, ऐसे बहुत लिस्ट बहुत लंबी है और उस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है, वेनेजुएला। और इन देशों में जहां पर भी अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाई या फिर सीधे शब्दों में कहें तो सैन्य हस्तक्षेप किया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे इन देशों की जो हालत आज है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपना हित और अपना फायदा दिखाई देता है और उस फायदे के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हम वर्तमान में वेनेजुएला को देखें तो ये कोई 1 दिन या 2 दिन या महीने भर या राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद का घटनाक्रम नहीं, ये बहुत सालों की योजना है। और अमेरिका की नजर वेनेजुएला के 300 बैरल कच्चे तेल का जो खजाना वहां छुपा हुआ है, जो सबसे सस्ता तेल वहां से उसको मिलता है, उस पर उसकी नजर सालों से गड़ी हुई है। और इस पर जब ये स्थिति, पहले भी अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदता था, दुनिया को पता है। और ह्यूगो चावेज के बाद 1999 में जब सत्ता में आई ह्यूगो चावेज, तो वहां से अमेरिका से एक टकराव का दौर बदला और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच स्थितियां गड़बड़ हुई। और फिर उसके बाद निकोलस मादुरो के आने के बाद चीजें और बिगड़ गई। अब अमेरिका के सामने चुनौती ये थी कि कैसे इस विषम परिस्थिति से निपटे। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्रंप ने किस तरह से वेनेजुएला के मछुआरों के जहाज को नशीले तस्करी का बहाना बनाकर कई जहाजों को पर सैन्य कार्यवाही की। कई देशों ने टोका कि भाई ये तो आप युद्ध को निमंत्रण दे रहे हैं, ये युद्ध की कार्रवाई। लेकिन इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना अमेरिका ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला, कई जहाजों को नष्ट किया, अपने युद्ध पोतों का इस्तेमाल किया। मतलब सारे नियम कायदे कानून अमेरिका ने अपने पावर, अपना जो सुपर पावर है, जो शक्ति है, उसके दम पर उसने एक वातावरण बनाया। और जो निकोलस मादुरो हैं उनको पूरी दुनिया में ये स्थापित करने की कोशिश की कि ये व्यक्ति एक ड्रग्स का बहुत बड़े तस्कर का माफिया है। इस तरह की इमेज पूरी दुनिया में गढ़ी, जबकि हकीकत ये है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, कोलंबिया के मुकाबले वेनेजुएला में जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है वो नाम मात्र की होती है। तैयारी देखिए, एक फ्रंट पे आप निकोलस मादुरो को दुनिया भर में खलनायक बना रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर आप विपक्ष की नेता जो हैं, जो सुमाते पार्टी को चलाती हैं, मारिया मचेडो, उसको आप नोबेल पुरस्कार देते हैं और नोबेल पीस प्राइज मिलता है 2025 में। उसके लिए अमेरिका से प्रॉपर फंडिंग होती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अमेरिका ने अभी जो किया, उससे पहले अमेरिका ने मारिया मचेडो के जरिए वेनेजुएला की सत्ता को हथियाने की भरसक कोशिश की, लेकिन निकोलस मादुरो के दबदबे के कारण वो कामयाब नहीं हो पाई। अब जो भी उनकी देखिए, अब उसके बाद अमेरिका ने अंततः ये जो कदम अमेरिका ने उठाया एक महाशक्ति के तौर पर, इससे हुआ क्या? उन्होंने तो सैन्य कार्रवाई कर दी, चारों तरफ से घेर लिया। और आप याद करिए, वेनेजुएला एक दौर में वहां की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के बराबर थी, इतना संपन्न देश था। लेकिन अमेरिका ने उसकी चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी की और इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि वो देश दाने दाने को मोहताज हो गया। इस ऐसी परिस्थितियां और सिर्फ तेल की लड़ाई, संसाधनों की लड़ाई।
ये अमेरिका की दादागिरी। और कारण क्या था? कारण सिर्फ यही है कि हमारी जो बादशाहत है, उसको कोई चुनौती न दे। अमेरिका के लिए खतरा क्या था? अमेरिका के लिए खतरा ये था कि वेनेजुएला में रूस के हथियार आ रहे थे। चीन वहां भारी मात्रा में निवेश कर रहा था। ईरान वहां के तेल संसाधनों को बहुत तेजी से उसको विकसित कर रहा था। तो एक तरह से अमेरिका ने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही दुस्साहसिक कदम उठाया। और इसमें कोई नैतिकता नहीं थी, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थे। आप सोचिए, किसी देश की, अगर आप विश्व के देश हैं, आप उसकी सरहदों का सम्मान नहीं करेंगे, उसकी संप्रभुता का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर काहे के नियम, कायदे, कानून? इससे साफ होता है कि अमेरिका कभी भी किसी के खिलाफ अपने हितों को लेकर कुछ भी कर सकता है, और वो कर रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है। उसके तुरंत बाद अभी ट्रंप ने एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को नियंत्रण में लेने की बात कही। और वहां की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात को बिल्कुल बेतुका बताया। और बहाना क्या दे रहे हैं? बहाना ट्रंप ये दे रहे हैं कि वहां पर रूस और चीन का बहुत तेजी से जमावड़ा हो रहा है, और बहुत तेजी से रूस और चीन उस क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब ये डेवलप हो रहा है। और देखिएगा, धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया जाएगा, ऐसा, अगर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फेडरिक निल्सन उनके बातों में या उनके प्रभाव में नहीं आते हैं, तो उनका भी यही हाल होगा जो आपके निकोलस मादुरे का हुआ है। तो कहानी कुल मिला के सर अब ये भारत। हाँ, जी। अब देखिए, अब होता क्या है, आपने कर तो दिया ऐसा। हाँ। भारत पे भी हम आते हैं। अब देखिए हुआ क्या, इसके परिणाम क्या हुए। अब इसके परिणाम ये हुए कि चीन कहता है कि कोई भी देश दुनिया का पुलिसकर्मी या अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश नहीं बन सकता। चीन ने बहुत आक्रामक बयान दिया है। मैंने एक साफ साफ कहा है कि दादागिरी नहीं चलेगी। चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिया चीन ने। लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कहते हैं, पेडोफाइल का एक गैंग हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। पेडोफाइल का मतलब यह है कि वो जेफरी एप्स्टीन के जो मामला है, जिसमें नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का जो मामला है, उसके माध्यम से वो निशाना लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अपनी इन करतूतों को छुपाने के लिए ट्रंप इस तरह की हरकत कर रहे हैं और दुनिया का ध्यान बटा रहे हैं। क्यूबा के मैगुएल डियाज कैनल कहते हैं कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये उसकी नजीर है। चिली के गैब्रियल बोरिक कहते हैं कि आज वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, कल किसी और को भी इसी तरह निशाने पर लिए जा सकता है। फ्रांस में अमेरिका की इस हरकतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। और ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री तो बहुत ज्यादा आशंकित हैं कि अभी अभी जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, वो ग्रीनलैंड को हड़पने के लिए अमेरिका यहां पर भी ऐसी सैन्य कार्यवाही कर सकता है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि अमेरिका ने एक साथ बहुत सारे दुश्मन खड़े कर लिए पूरी दुनिया में। और अमेरिका का पूरी लैटिन अमेरिका में रूस, चीन, तमाम तरह के जो भी देश हैं, इवन यूरोपीय कंट्रीज भी अमेरिका के इस सैन्य कार्यवाही का विरोध कर रहा है। क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता का आपको सम्मान करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का आपका सम्मान करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी जो खलनायक वाली छवि है, जो दादागिरी वाली छवि है, अभी तक जो देश संसाधनों से आर्थिक तौर पर आप पर निर्भर थे, वो अब खुलकर आपके खिलाफ आ जाएंगे।
और आपकी जो छवि है, जो एक लोकतांत्रिक देश की छवि है, आपकी जो साख है, उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आपका सवाल ये आता है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? भारत ऐसा कभी नहीं करेगा हैदर भाई, क्योंकि हमेशा भारत की जो विदेश नीति है, कभी विस्तारवादी नहीं, भारत साम्राज्यवादी नीति नहीं है। वो तो भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत के पड़ोसी खराब हैं। इसलिए भारत हमेशा ऐसी नीति का पालन करेगा जिसमें वो वैश्विक मर्यादाओं के साथ वो उसकी कोशिश ये होगी कि दुनिया के बाकी देश उस पे दखल देकर उस पे हस्तक्षेप करें, ना कि भारत प्रत्यक्ष रूप से कहीं सैन्य कार्रवाई करे। क्योंकि भारत के साथ महाशक्ति बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन भारत इस जटिलता में नहीं फंसना चाहता। महाशक्ति बनने की कीमत बहुत बड़ी है हैदर भाई। महाशक्ति की कीमत बनने का मतलब ये है कि जिस तरह अमेरिका और चीन आज दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर हैं और उनके चरित्र को लेकर दुनिया भर में एक संदिग्ध माहौल, एक आशंका जनित माहौल बना हुआ है, वो माहौल भारत अपने खिलाफ निर्मित नहीं करना चाहता। भारत हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, भारत मानवता की बात करता है, भारत हर व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए भारत की विदेश नीति कभी भी, आप देखिए कि विपक्ष हमेशा कहता है, जैसे गलवान की बात हुई, गलवान के मामले में भारत को अमेरिका ने बहुत उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उतना ही विरोध किया जितना उसकी सीमाएं सुरक्षित रहें। वो किसी भी तरह के आक्रामक होड़ में नहीं फंसा। अमेरिका की कोशिश थी कि वो किसी भी तरह ये जो महाशक्तियों की जो होड़ है, जो शक्ति की प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में भारत को कुदा दिया जाए। और अगर भारत इस शक्ति की प्रतिस्पर्धा में कूद गया, तो भारत कितनी तेजी से, आज सोचिए भारत कितने सधे और संतुलित तरीके से विश्व के मानचित्र पर आर्थिक तौर पर बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो उसका कारण यही है कि भारत ने अपने अतीत में बहुत ही सदा, संतुलन और संयम के साथ अपने आचरण को निभाया, जबकि चीन के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से उसके पड़ोस में लगातार गड़बड़ियां की जा रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका कारण भारत नहीं है, उसका कारण अमेरिका की फंडिंग, सेंट मार्टिन द्वीप, चीन और अमेरिका के बीच का जो होड़ है वो है। नेपाल में जो हो रहा है भारत के खिलाफ, उसमें भी चीन की फंडिंग। कश्मीर की जो समस्या है उसको जो महाशक्तियां हैं वो जीवित रखना चाहती हैं, ताकि इस पूरे क्षेत्र में भारत को अस्थिर किया जाए। लेकिन भारत महाशक्ति होने की तमाम क्षमताएं, भारत आर्थिक तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। भारत के पास प्रतिभा की अपार संभावनाएं हैं। भारत महाशक्ति की संभावना होने के बाद भी वो चाहता है कि वो इस तरह के किसी भी तरह के महाशक्ति के होड़ में न फंसे, किसी उकसावे। वो ना तो बीजिंग की तरफ झुकना चाहता है और ना न्यूयॉर्क की तरफ झुकना चाहता है, वॉशिंगटन की तरफ झुकना चाहता है। तो यही वजह है हैदर भाई कि भारत कभी भी अपने भारत, देखिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसकी एक सीमा थी।
भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक किया, वापस आ गया। तो भारत ने कभी भी किसी भी देश की सिर्फ उसको अपनी शक्ति का एहसास कराया और अपने विरोधियों को ये बताया कि अपनी हद में रहे। अगर भारत चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो एक नए तरह की शक्ति की होड़ इस पूरे दक्षिण एशिया में शुरू हो जाएगी और फिर जिसका कोई अंत नहीं है। और यही चाहते हैं अमेरिका और चीन कि इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया जाए। तो ये कारण है जो आप पूछ रहे हैं कि भारत ऐसा, और इसको करने में नुकसान क्या है? इसको करने में नुकसान भारत का ही है। देखिए कितने हमारे हम जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के नाम पर भारत अभी भी बहुत पीछे है। तो भारत को अभी उस दृष्टि से सोचने की भी जरूरत है कि प्रति व्यक्ति आय कैसी बढ़ाई जाए। भारत के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो भारत अगर इस महाशक्तियों की होड़ में फंस गया, ताकत की होड़ में फंस गया, अगर अपने अपने बजट को जिस तरह पाकिस्तान अपने उधार लेकर अपनी सेना पे खर्च कर रहा है, अगर भारत भी उधार लेकर अपनी सेना पे खर्च करने लगेगा, तो भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, किस तरह की अराजकता होगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो भारत का जो संयम है, जिसको एक जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि भारत एक कस्प पावर में विश्वास करता है। कस्प पावर का जो मतलब है, वो उसका ये मतलब विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि यानी एक ऐसी शक्ति जिसके पास महाशक्ति बनने की क्षमता तो है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने से बचना चाहती है भारत। क्योंकि शक्ति संतुलन एक ऐसी होड़ है कि उसमें फंसे बिना आप विश्व की राजनीति में एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। कस्प पावर आपको शक्ति संतुलन की होड़ में फंसे बिना वैश्विक तौर पर अपने प्रभाव को दिखाने का पर्याप्त अवसर देता है। यही वजह है कि भारत कभी भी किसी के मुल्क में शक्ति संपन्न होने के बाद भी भारत ऐसा काम नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता। और वो भी तब जब दुनिया के बड़े-बड़े आर्थिक जानकार, टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो सदी है, इस सदी के मध्य तक भारत चीन और अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था। तो इतनी जब संभावनाएं भारत के अंदर हैं, तो ऐसे समय में भारत क्यों अपने संयम को छोड़े? तो यही वजह है कि भारत जो गलती अमेरिका ने की है, जो गलती चीन कर रहा है, वो भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। सर एक चीज़ ये भी समझाइए कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है, वो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने उसकी मदद की, और वही आसिफ मुनीर के साथ आपके ट्रंप साहब लंच भी करते हैं। और भारत चाइना के कितने करीब है और ट्रंप साहब के कितने करीब है, तो ऐसे में दुश्मन को तो जो दोनों पावरफुल लोग हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए क्या करना है और क्या किया जाए? देखिए भारत, मैंने आपको बताया कि अमेरिका और चीन दोनों भारत पर दबाव का खेल खेल रहे हैं। और ये दबाव ये चाहते हैं कि अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता है और बीजिंग भारत को पूरी तरह अपने प्रभाव में लेना चाहता है। और पाकिस्तान जो है उसका एक छोटा सा प्यादा है। यही वजह है कि देखिए ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ वो मेरी मध्यस्थता की वजह से हुआ। लेकिन भारत ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा
कि ये जो संघर्ष विराम हुआ, इसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। उसने बिना अमेरिका का नाम लिए भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। अब हाल ही में चीन की तरफ से भी बयान आया कि इस संघर्ष विराम ने चीन ने भी अपना रोल निभाया और पाकिस्तान ने उसकी बात को भी सही ठहराया और भारत ने इस मामले में भी कोई भी किसी तरह का बयान नहीं दिया सिवाय ये कहने की कि सिर्फ और सिर्फ इसमें दो देशों के बीच का मामला था, तीसरे किसी देश ने इसका हस्तक्षेप नहीं दिया। अब आप ये बताइए कि क्या आप भारत को पाकिस्तान की स्थिति में देखना चाहते हैं कि भारत को भारत की स्थिति में देखना चाहते हैं? तो ये खेल है दुनिया में चल रहा है। अब जैसे टैरिफ का मामला है, लगातार ट्रंप भारत पर एक दबाव बनाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैक्स जैसे को तैसा के तहत लगाया और 25% टैरिफ उन्होंने रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया, तो कुल 50% टैरिफ लगाया। लेकिन भारत ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। अभी अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि ट्रंप ने फिर कहा कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। तो ये ट्रंप की उकसाने वाली नीति है और वो भारत की विदेश नीति और भारत के संयम के लिए एक इम्तिहान का दौर और भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है और इसलिए भारत किसी भी तरह से कोई ऐसा वातावरण नहीं खड़ा करना चाहता जिससे उसको ये लगे कि भारत चीन की तरफ है या भारत अमेरिका की तरफ है या भारत रूस की तरफ। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कई जगह जयशंकर साफ साफ कह चुके हैं कई वैश्विक मंचों में कि भारत को जहां पर अपने हित महत्वपूर्ण लगेंगे भारत उसे ही प्राथमिकता देगा। तो भारत उस तरह के और भारत बहुध्रुवीय जो व्यवस्था है उसको विकसित करने में लगा है। भारत को और बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होने वाली है। जो विश्व गुरु का हम सपना देखते हैं, जो विश्व गुरु की हम बात करते हैं, उस बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत के लिए एक बहुत अच्छी संभावनाएं भविष्य में बन सकती हैं क्योंकि विश्व को एक विश्वास और एक भरोसेमंद राज उसकी जरूरत है। जो जैसे कि आप भरोसेमंद हर देश को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है। तो भारत उस विश्वास को विश्व के मंच पर प्रगाढ़ और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत की जो नीतियां हैं उससे अमेरिका की दादागिरी भी स्पष्ट होती है और चीन की साम्राज्यवादी नीतियां भी दुनिया के सामने उजागर होती हैं और पाकिस्तान की आतंकवादी जो प्रोपेगेंडा जो टेररिस्ट पैदा करने का जो उनका देश का कल्चर है वो भी उजागर होता है और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ पनप रहा है भारत उसको भी तो भारत की कोशिश ये है कि दुनिया को साथ लेकर चले और एक अच्छी दुनिया, एक संतुलित दुनिया, एक व्यवस्थित दुनिया, ये भारत की विदेश नीति से समझ में आता है और ये भारत के इसको अगर आप भारत की कमजोरी के तौर पे मत समझिए, ये भारत की शक्ति के तौर पर समझिए कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी भारत एक संतुलित संयम और संतुलित शक्ति का परिचय भी देता है। परमाणु शक्ति संपन्न हो जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गया लेकिन उससे हमको चुनौतियां ही मिली। अगर परमाणु शक्ति संपन्न होने से भारत के साथ समस्याएं खत्म हो जाती तो हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। दो बार हमने परमाणु परीक्षण किए, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि शक्ति जो है, शक्ति की होड़ में शामिल होना ये किसी समस्या का समाधान नहीं लगता, बल्कि उसकी बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, जो कीमत आज अमेरिका और चीन दोनों भुगत रहे हैं।
और इसके परिणाम कैसे होंगे ये भविष्य में पता नहीं कैसा होगा। ट्रंप की जो सनक है वो अमेरिका को कहां पर लेकर जाएगी, ट्रंप की सनक अमेरिका को किस खतरे पर लेकर जाएगी, इसका भी दुनिया को कोई अंदाजा नहीं। सर तो एक चीज ये भारत भी, इस स्थिति से बचा हुआ है। एक चीज चलते चलते ये भी समझा दिए कि जिस तरह अभी पूरी दुनिया को हम देखें, ईरान में एक अलग विवाद सा चल रहा है, इधर बांग्लादेश में हो रहा है, उधर आपका रशिया और यूक्रेन का चल गया है, इधर वेनेजुला का हो गया है, अभी आप बता रहे हैं ग्रीनलैंड का भी आने वाला है। जी जी हाँ। ऐसे में आने वाले वक्त तो बहुत संभल कर, और किस तरह से एक आम आदमी तो बड़ा परेशान हो जाता है, वो कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, मंडे को खुलेगी तो गिर जाएगी, उधर जाता है तो उसे परेशानी हो जाती है। तो ये सब अभी चलेगा कि थमेगा बिल्कुल, ये? देखिए देखिए 2026 की शुरुआत आप देखिए, ट्रंप जब चुनाव में गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिका को किसी भी तरह के युद्ध में नहीं लेकर जाऊंगा। और जिस तरह का उन्होंने वातावरण बनाया और जिस तरह की सनक वो दिखा रहे हैं, वो विश्व के लिए बहुत ज्यादा खतरे की ओर इंगित कर रहा है। जिस तरह से वो यूक्रेन में जो खेल खेल रहे हैं, वो जिस तरह से वो यूक्रेन पे समझौते के नाम पर वहां के मिनरल्स को, वहां के खदानों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से वो लगातार उकसावे उस अमेरिका के ट्रैप में फंसा हुआ है यूक्रेन। अब आप सोचिए कि इतना अमेरिका को, यूक्रेन को उन्होंने इतनी मदद दे दी है कि कई पुश्तें लग जाएंगी यूक्रेन के अमेरिका का कर्जा उतारते उतारते, और अमेरिका के पूरे मिनरल्स पर एक तरह से ट्रंप ने कब्जा कर लिया है, अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला को किस तरह से अपने शिकंजे में, तेल के संसाधनों पर एक तरह से ये जो हरकत, तेल के संसाधन 300 बैरल तेल पे खजाने पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अब वहां पे वो ग्रीनलैंड पे घुसने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 2026 की शुरुआत से स्पष्ट हो गया है कि विश्व एक बहुत भयावह स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, और इसमें खासकर चीन, रूस और अमेरिका जैसी शक्तियां अपने हितों के लिए, अपने हितों के लिए दुनिया का कितना नुकसान करेंगी, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। और ऐसे में भारत को बहुत सधा हुआ और संतुलित होकर चलना होगा, और मुझे लगता है भारत उसका प्रदर्शन भी कर रहा है और किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को, ये जो भारत की जो विदेश नीति है, वो भारत के लिए लंबे समय में एक निश्चित तौर पर फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आने वाला वक्त वैश्विक स्थिति से बहुत अस्थिरता, अराजकता और भयंकर हथियारों की होड़ और उस तरह का होने वाला है, जिसमें कि कई लोगों की जानें जाएंगी। तो पता नहीं ये किस तरफ ये दुनिया को लेकर जाएंगे, चीन, अमेरिका और रूस की ये होड़। तो भारत को इस मामले में, भारत के सामने बहुत अच्छा अवसर है कि भारत एक विश्व गुरु जो उसका वो है, उसके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कर रहा है। बस भारत को अपना संयम और संतुलन और शक्ति की तमाम संभावनाओं को बनाए रखते हुए और अपनी सरहदों की सुरक्षा करते हुए भारत जो भूमिका अपने देश के लिए कर रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है भारत की विदेश नीति। शुक्रिया श्रीधर जी, आपने वक्त निकाला, और अभी हम लोग आपसे एक आध दिन में मुंबई में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप बताइएगा कि किस रुख पे वहाँ पर होने वाला है। तो आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह की चर्चाएं होती रहेगी, जो आपको एक दिशा दे, आपको एक विजन बताए, आपको एक सोच बताए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ। ये सारे सवाल आपदा स्वतंत्र पर बराबर आपके लिए उठाते रहेंगे, और इसी तरह के एक्सपर्ट हम लाएंगे जो आपको एक विजन बताएं, एक सोच को आपको बताएं कि क्या है। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दिए। श्रीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।